वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 11 है और इस लेक्चर में हम लोग होमोलोगस सीरीज को ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर 10 में होमोलोगस सीरीज को स्टार्ट किया था और हम लोगों का जो लेक्चर 10 का लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसमें कि हम लोग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को 100% कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने लेक्चर 10 में 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट किया था। वो कैरेक्टरिस्टिक्स था कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे का केमिकल प्रॉपर्टी जो है वह सेम होगा, क्योंकि सीरीज के जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे में फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम we decide the chemical behavior of organic compound is called functional group। अगर ये फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन मैंने बताया था अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। मैंने बोला था बट देयर इज रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। और मैंने बोला था कि बाबू जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सारे के सारे मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉल्युबिलिटी को छोड़ करके। सॉल्युबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोगों ने लेक्चर 10 में ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था। बॉइलिंग पॉइंट अच्छा से पढ़ लिए थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यह पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर दी मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। लेकिन सेम फैमिली का मेंबर होना चाहिए। अल्केन तो अल्केन, अल्किन तो अल्किन, अल्काइन तो अल्काइन, एल्कोहल तो एल्कोहल, अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड। क्लियर है? तो आज हम लोग जो है वही 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। तो छोटे बॉइलिंग पॉइंट तो अच्छा से समझ गए थे। अब है डेंसिटी। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सारे के सारे मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? मैंने अल्केन को लेकर के पिछली क्लास समझाया था आपको। पहला कार्बन से चौथा कार्बन तक गैस है, 5वां से 17 कार्बन तक लिक्विड है, 18 ऑनवर्ड सॉलिड है। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। तो गैस से सॉलिड की ओर हम लोग जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्लियर है? तो जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉल्युबिलिटी को छोड़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, रीजन हम बता चुके हैं। तो डेंसिटी ऑफ अल्केन, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ अल्केन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबसे ज्यादा किसका होगा? पेंटेन का, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद मीथेन। क्लियर है? अब हम लगा दिए स्टार है, सॉल्युबिलिटी आ गया। ध्यान दीजिएगा जिसकी बात हम कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? बाबू कॉमन सेंस लगाओ। अगर दी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटते जाएगा। क्लियर है? यानी कि कहा जाए तो सॉल्युबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो लेस सोलेबल होगा, जितना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना कम सोलेबल होगा, और जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज्यादा सोलेबल होगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात? क्या समझा रहे, समझ रहे हो ना? कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कंपाउंड बड़ा होते जाएगा, और जब कंपाउंड बड़ा होते जाएगा तो लेस सोलेबल होगा, कम सोलेबल होगा। और कंपाउंड छोटा होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम है, कंपाउंड छोटा है, ज्यादा सोलेबल होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, कंपाउंड बड़ा होते जाएगा, बड़ा होगा कंपाउंड कम सोलेबल होगा। मेरे कहने का मतलब यह है छोटे बाबू कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट,
लेकिन जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। ज्यादा बड़ा कंपाउंड कम सोलेबल होगा, छोटा कंपाउंड ज्यादा सोलेबल होगा। क्लियर है? तो सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सोलिबिलिटी घटेगा। अब आ गया अगला स्टार आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जनरली इसमें जनरली की बात हो, ध्यान दीजिएगा। जनरली मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, बट इसको मार्क करना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बनेगा बट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ रहे हो ना? इवन ऑड नंबर 2, 4, 6, 10, 14, 12 इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा? बॉइलिंग पॉइंट से। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर दे एक ही सीरीज का मेंबर है और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जनरली टर्म से क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल समझाने के लिए आपको लिख दिए हैं बस। जनरली मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ध्यान देना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम से, ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। इसको हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बहुत डिटेल से लिखाएंगे, पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात आया तो हम थोड़ा बता देते हैं आपको। सारी सेंटेंस हम लिखाएंगे जो मैं बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। मेल्टिंग पॉइंट जनरली मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है, लेकिन इससे सवाल तो बनेगा नहीं। बनेगा किससे? कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है, मॉलिक्यूलर वेट तो ध्यान में रखना ही है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? कंपेयर विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन ध्यान देना छोटे, पॉइंट नोटेड, क्या कि जब दो कंपाउंड को देखना तो दोनों कंपाउंड में कार्बन का डिफरेंस एक ही होना चाहिए। सपोज करो आप ले लो अल्केन का हम बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, चलते जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मीथेन, यहां पे कार्बन की संख्या 1 है, इथेन कार्बन की संख्या 2 है, प्रोपेन कार्बन की संख्या 3 है, ब्यूटेन कार्बन की संख्या 4 है, पेंटेन कार्बन की संख्या 5 है, हेक्सेन कार्बन की संख्या 6 है। तो अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट हेक्सेन का है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, हेप्टेन भी ले लो, तो सबसे ज्यादा हेप्टेन का हो गया मॉलिक्यूलर वेट यहां पे देखा जाए तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सर एक लोचा लगा दिए हैं, क्या कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। छोटे मुझे ये बताओ, इसमें कार्बन की संख्या मान लो कि n बराबर हम मान लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, n बराबर हम मान लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पे n बराबर 1, यहां 2, 3, 4, यहां पे n बराबर 5, 6, 7। तो इवन नंबर को हम रेड सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और नंबर को हम ब्लैक से सर्कल कर रहे हैं। अब बताओ, आपके अनुसार नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा,
सॉलेबिलिटी घटेगा, तो ज्यादा बड़ा कंपाउंड कम सोलेबल होगा, न मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉलिडिटी घटेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट भी तो बढ़ना चाहिए, तो आपके अनुसार सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सब बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप होमोलॉगस सीरीज पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होना चाहिए, लेकिन नहीं, सर क्या बोले हैं कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कंपेयर विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम छोटे। लेकिन इसमें भी लोचा है। क्या लोचा है कि जो दो कंपाउंड को कंपेयर करोगे ना, उसमें एक ही कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए। कितना डिफरेंस? एक का। जैसे कि मान लो यहां मीथेन है, ये क्या इथेन, इसी दोनों में देखना है। इथेन प्रोपेन इसी दोनों में देखना है, प्रोपेन ब्यूटेन इसी दोनों में देखना है, पेंटेन हेक्सेन इसी दोनों में देखना है, ब्यूटेन पेंटेन इसी दोनों में देखना है, हेक्सेन हेप्टेन इसी दोनों में देखना है। यानी कि एक ही कार्बन का डिफरेंस हो कंपाउंड में, तब आप ऑड नंबर इवन नंबर की बात करना है। समझ गया? क्लियर दैट? अब बताओ छोटे, ये दोनों में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। क्यों? इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा, इवन नंबर भी है। अब ये दोनों में छोटे सरकार, ये दोनों में ज्यादा इसका होना चाहिए, लेकिन नहीं, किसका होगा? इसका होगा। क्यों? इवन नंबर ऑफ कार्बन है। ये दोनों में ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट भी है। अब ब्यूटेन और पेंटेन में छोटे बाबू ज्यादा किसका होना चाहिए था? पेंटेन का, लेकिन होगा किसका? ब्यूटेन का। क्यों? इवन नंबर ऑफ कार्बन है। पेंटेन और हेक्सेन में ज्यादा किसका? हेक्सेन का। इवन नंबर ऑफ कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। हेक्सेन और हेप्टेन में ज्यादा किसका होना चाहिए था? हेप्टेन का नहीं, होगा किसका? हेक्सेन का। क्यों? इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो ट्रिक से क्या? जनरली ये कहा जाता है, जनरली को नहीं देखना है, मैंने इसको देखना है, इसलिए जनरली इसको लिख दिया केवल आपको समझाने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन छोटे बाबू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब भी अब कंपाउंड का डिफरेंस लेना, उस समय एक ही कार्बन का डिफरेंस आना चाहिए। दो कंपाउंड के बीच कितना कार्बन का डिफरेंस हो? एक कार्बन का। यानी कि मीथेन और इथेन के बीच कंपेयर किया जाएगा, इथेन और प्रोपेन के बीच कंपेयर किया जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच कंपेयर किया जाएगा, ब्यूटेन और पेंटेन के बीच कंपेयर किया जाएगा, पेंटेन और हेक्सेन के बीच कंपेयर किया जाएगा, हेक्सेन हेप्टेन के बीच कंपेयर किया जाएगा। एक बच्चा ने हमसे कहा कि सर, अगर दी हम C3H8 ले लें और अगर दी C4H10 ले लें, यहां पर तो आपका दी इवन नंबर है, इसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। अच्छा सर, अगर दी हम ऐसा करें C2H6 ले लें और C5H12 ले लें, C2H6 इवन नंबर ऑफ कार्बन है और C5 ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो ज्यादा इवन का होना चाहिए? नहीं, ज्यादा C5H12 का होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इवन रहने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? सर आप तो बोले हैं, लेकिन छोटू मैंने ये भी बोला आपसे कि दो कंपाउंड के बीच कार्बन का डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। यहां कार्बन कितना है? 2, यहां कार्बन कितना है? 5, डिफरेंस कितना है? 3। पकड़ लिए? फिर बच्चा हमसे कहा से देखो और समझा दीजिए। आइए सर, हम C4H10 ले लिए और C7H12 ले लिए, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट C4H10 का होना चाहिए? नहीं। अरे सर आप तो बोले इवन का। अरे भाई, मैंने ये भी बोला आपसे कि दो कंपाउंड के बीच कार्बन का डिफरेंस एक ही होना चाहिए। यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 7 कार्बन, डिफरेंस 3 है, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? C7H16 का। क्यों?
क्योंकि छोटे बाबू इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो जब भी ऑड और इवन नंबर ऑफ कार्बन की हम बात करेंगे तब दो कंपाउंड के बीच कार्बन का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बनाना आप सीख गए, लेकिन आप रीजन सीखिए। ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर, ये समझा दीजिए सर हमको। चलिए वो भी हम समझा देते, पहले ये समझा दिया, वो समझाते आइए। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसको बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे बाबू, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप तो समझते हो। लाइन इन लाइन फॉर रिप्रेजेंट कार्बन एटम सारा हम पढ़ा चुके हैं। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन, इसे आप कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन। इसमें कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन। ध्यान देना छोटे, ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन चेन इवन है। फार्मूला लिख दो छोटो, C7 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन C7 है, सिस्टीन। AC6 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन C6H14। छोटे ये हेप्टेन है, ये हेक्सेन है। तो आप समझ चुके हो कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसका होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, और कार्बन का डिफरेंस जो दो कंपाउंड के बीच कितना है? 1 ही कार्बन का डिफरेंस है। तो ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन हमको जो समझाना है वो भी हम आपको समझा देते हैं। पहले ये चीज आप समझ गए, इसको आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, आप देखो ये आप एग्जाम्पल लिखा गया, क्लियर? आप लिख लीजिए सर, लिख लिए। अब इस पर खेला मेला करते रहिए। लिखा गया, यहां पे छोटा CH3 है, ये आपका CH2 है, CH3, और ये आपका क्या है? CH3 है, रहने दो, देख लो। और ये भी आपका CH3 है, और ये क्या है? CH3 है। अब नोटेड ए पॉइंट कि छोटे बाबू ये जो है मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है। ये मिथाइल है और ये मिथाइल, दोनों सेम ग्रुप है। ये नीचे है, देखो तो आपस में जब सेम ग्रुप मिलेंगे तो क्या मारेगा? रिपल्सन। और ये क्या है? एक नीचे और एक ऊपर, जिसमें रिपल्सन क्या होगा? कम। ये दोनों नीचे है, देखो यहां भी नीचे मिथाइल, यहां भी नीचे मिथाइल, ये नीचे मिथाइल है, ऊपर यहां मिथाइल है। आप देखो, बताओ कि ये दोनों नीचे है, सेम ग्रुप है, तो ज्यादा रिपल्सन मारेगा। और यहां पे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा, इसमें रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा, दोनों नीचे है। इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम, एक नीचे एक ऊपर। इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? बोलो, इसमें होगा। तो रिपल्सन होगा तो बॉन्ड की मजबूती कमजोर हो जाएगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो इसका रीजन है ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। इसमें रिपल्सन कम, तो ज्यादा टाइट पैक होगा। इसमें रिपल्सन ज्यादा, कम टाइट पैक होगा। तो जो टाइटली पैक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये रीजन समझ गए छोटो? क्लियर है? तो आप ये समझ चुके हैं बारीकी से, जहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम समझ सकते हैं। क्लोजली पैक है कि नहीं है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन पे डिपेंड करता है।
ये मिथाइल ग्रुप दोनों नीचे है, रिपल्सन ज्यादा मारेगा, नीचे है ऊपर है रिपल्सन कम मारेगा। तो इसका रीजन होता है ड्यू टू क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। चलिए छोटे, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आइए छोटू, कैरेक्टरिस्टिक नंबर लास्ट यानी कि 6, मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड। होमोलोगस सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे सबका बनाने का मेथड जो लैब में होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि सेम मेथड से सारे मेंबर बनेंगे। इसलिए कहा गया है मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड, यानी एक सीरीज के जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे का बनाने का मेथड क्या होगा, सेम होगा। एक एग्जांपल लेकर के हम समझाना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जैसा कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, इसे हम आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बारीकी से पढ़ाएंगे। अल्केन का प्रिपरेशन का पहला मेथड बाय हीटिंग सोडियम अल्कानोएट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम को NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम अल्कानोएट को देख लीजिए, R इज द अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड ONA प्लस सोडा लाइम में NaOH रिएक्शन करेगा सोडियम अल्कानोएट से और कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको हीट करके डेल सिंबल। तो यहां पे छोटे मुझे मिलेगा अल्केन, तो मिल गया RH, R इज द अल्काइल ग्रुप, यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा अल्केन और Na2CO3। जैसे कि सपोज करो अगर दी R हमारा अल्काइल ग्रुप है तो R की जगह हम CH3 रख दें, NaOH, तो हमको मिल जाएगा मीथेन, CH4 CH3 और H CH4 प्लस NO2CO3। ये आपका अल्केन है कि नहीं, इसे आप मीथेन कहते हो, यानी अल्केन का मेंबर है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर भी हम R की जगह इथाइल रख दें C2H5, मुझे मिल जाएगा इथेन C2H6 प्लस NO2CO3। ये भी आपका अल्केन है, और इसे आप इथेन कहते हो, ये भी अल्केन फैमिली का है, EDC। मुझे ये बताओ CH4 एंड C2H6 में कितना का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कैसे याद देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन और यहाँ पे जोड़ दो तो C2 हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और दो तो C2H6 इथेन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस मेंबर है। ये दोनों एक दूसरे का कौन से मेंबर है, होमोलोगस मेंबर है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है। तो आपने क्या पढ़ा, ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही परिवार का, एक ही सदस्य का, बट 2 सक्सेसिव मेंबर, 2 लगातार मेंबर, जैसे मीथेन इथेन, 2 सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी कि मीथेन और इथेन एक दूसरे का होमोलोगस मेंबर है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का है, और दोनों एक ही मेथड से बना है, जिसके मैंने कहा छोटे मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड। समझ गए बाबू। तो अब आप लोगों का होमोलोगस सीरीज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको लिख लीजिए।
आइए छोटू, अब हम लोग होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर ए होमोलोगस सीरीज। यानी ये क्वेश्चन वही बच्चा बना सकता है जो कि पूरा होमोलोगस सीरीज को ढंग से पढ़ा है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फार्मूला। यस, हम पढ़ा चुके हैं, करेक्ट है। कौन सही नहीं इसको बताना है। ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, मैंने क्या पढ़ाया कि केमिकल प्रॉपर्टी सारे मेंबर का सेम होगा क्योंकि सारे में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट का होता है, सॉल्युबिलिटी को छोड़ करके। तो जैसे इससे मेंबर बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। क्लियर है? समझ गए? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है सारे मेंबर्स में। ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। यस, यानी कि ये क्वेश्चन पूरा होमोलोगस सीरीज को पकड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 6 होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहां पे n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम है आपका। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा। तो पहला मेंबर बोलो, n बराबर 1 रखो तो मीथेन आ जाएगा CH4। दूसरा C2H6 इथेन। तीसरा C3H8 प्रोपेन। चौथा C4H10 ब्यूटेन। पांचवा इसी प्रकार रखते जाओ, C5H12 पेंटेन। छठा मेंबर C6H14। कितना मेंबर है? 1 2 3 4 5 6। होमोलोगस मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? CH2 का। इसमें CH2 जोड़ो C2H6 आ जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो CH3H8 आ जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो C4H10 आ जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो C5H12 आ जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो C6H14 आ जाएगा। यानी कि सारे मेंबर्स जो लगातार मेंबर्स हैं, सक्सेसिव मेंबर्स हैं, के बीच का डिफरेंस कितना है? CH2 है। 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 दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? CH2 का होगा, तो वो होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे। तो हमारे बच्चे बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। 6 द 6 होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्केन। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड होमोलोगस मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर। ईथर तो आप जानते, इधर आओ। ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर पहला मेंबर की बात किया जाए, आप ऐसा करो, हम इसको मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे। क्लियर? मिटा दें? आइए, इसका हम सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, छोटे ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर यहां लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहां है। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड होमोलोगस मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये है आपका। तो पहला मेंबर क्या, इधर क्या रहता है? अल्काइल ग्रुप। आर इज द अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो पहला कार्बन का अल्काइल ग्रुप क्या होगा? मिथाइल, CH3। यहां भी CH3, ये फर्स्ट मेंबर कहलाएगा। ये जो है ईथर का फर्स्ट मेंबर कहलाएगा छोटे। तो दो लगातार मेंबर का डिफरेंस कितना होता है CH2 ग्रुप का?
तो इसमें CH2 को जोड़ दो, अगला मेंबर आ जाएगा। तो CO2 कैसे जुटेगा, जब इस एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, एक हाइड्रोजन को साइड में रखो, यहां से निकाला CH2, दूसरा मेंबर हो गया। या कौन सा मेंबर, दूसरा। फिर CH2 जोड़ दो, तीसरा मेंबर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका है ऑलरेडी, तो यहां क्या हो जाएगा CH3। तो ये आपका आएगा थर्ड होमोलॉगस मेंबर। तो यहां पे लिख सकते हो, यहीं पे आंसर जगह है तो लिख देते हैं, यहां पर हट जाएगा। आइए CH3O CH2 CH3। एक बार फिर से समझ लो, आ जाओ एक बार और समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, यहां क्या अल्काइल ग्रुप R। तो अगर दी अल्काइल ग्रुप की बात हो रही तो सबसे मिनिमम कार्बन का अल्काइल ग्रुप पहला कौन कहलाएगा, मिथाइल। यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल। तो ये पहला मेंबर होगा किसका, ईथर का। तो लगातार मेंबर में डिफरेंस कितना का होना चाहिए, CH2 ग्रुप का। इसमें CH2 जोड़ दो, CO2 कैसे जुटेगा, यहां जोड़ो CH2 जोड़ दिए। तो तभी जब यहां देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 और 1 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, जब तक यहां से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। एक हाइड्रोजन साइड में रखो आप, तो ये सेकंड मेंबर हो गया। फिर CH2 जोड़ दो, ये कौन सा मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर। यानी ये हाइड्रोजन ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। क्लियर है, समझ गए छोटू। उसी को मैंने यहां पे लिखा है, इसको आप ये भी लिख सकते हो छोटे, या कार्बन है 1 2 3, एक मिनट छोड़कर, कार्बन है देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन देखो यहां 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, ये भी लिख सकते हो। ये एक दूसरे का आइसोमर है, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको आइसोमेरिज्म में। तो ये दोनों एक क्लियर, समझ गए छोटू। तो आप इसको लिख लीजिए और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखें, ये नीट 2006 का क्वेश्चन है। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस रीच ऑफ अल्केनॉल यानी कि अल्कोहल फैमिली की बात हो रही है। किस फैमिली की बात हो रही है बाबू, अल्कोहल फैमिली की। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे, जैसा कि आपने पढ़ा है कि अल्कोहल फैमिली का अगर मेंबर, पहला मेंबर की बात किया जाए तो CH3OH, दूसरा मेंबर C2H5OH, तीसरा मेंबर C3H7OH। ये चलते जाएगा प्रक्रिया। अब देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का। ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का। क्वेश्चन कह रहा था जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस रीच ऑफ अल्केनॉल। ये तो होमोलोगस रीच ऑफ किसका है, अल्कोहल का है। आप कह सकते रिप्रेजेंट द होमोलोगस रीच ऑफ अल्केनॉल का जनरल फार्मूला क्या होगा। यहां देखो अल्केन से CnH2n+2 अल्केन का फार्मूला होता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है CnH2n+1, जिसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। अगर दी हम यहां पे छोटे बाबू एक OH को जोड़ दें H की जगह, H निकाले और क्या जोड़ दें OH, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात होगी। क्लियर दैट, समझ मेरी बात को। तो CH3OH है, तो CH3 का फार्मूला तो हो गया आपका CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप। पहले इसका देख लो आप,
मान लो यहाँ पे मीथेन है आपका, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो C1H4 होगा, CH4 मीथेन, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया आपका CH3 यानी कि मिथाइल। ये किसी के साथ अटैच होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड खाली रहेगा। तो जब हम अल्केन से, ये अल्केन है छोटे, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल बनता है, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो मिथाइल हो गया, ऐसा आप सब जानते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो ये फार्मूला किस पे सेट कर रहा है, कार्बन एक यहां रखो तो एक रख दिए, और n की जगह 1 रखो, 2 और 1 3, यानी कि CnH2n+1 पे एक फार्मूला बैठ रहा है CH3 वाला। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे, ये फार्मूला समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर दी H निकाले और OH जोड़ दिए, CH3OH हो गया, ये मीथेन, ये मिथाइल अल्कोहल, ये हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये फार्मूला किस पे सेट करेगा, CnH2n+1 तो इस पे सेट कर गया, OH केवल एक बचा है, तो OH वाला टर्म में कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर दी यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन काउंट करो तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 1। ध्यान दो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1। अब देखो तो अगर दी हम बात करें, इस फार्मूला पे नहीं बैठेगा, क्योंकि कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और 1 3 नहीं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और 2 4, देखो बैठ गया ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना समझा इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, किस प्रकार आप देखेंगे। ऐसे सिंपल मुझे कहता तो अल्केनॉल की बात, तो अल्काइल ग्रुप को हम लोग देखते CnH2n+1, CnH2n+1 आ गया, OH के टर्म में एक H बढ़ गया, CnH2n+2 और वो कर देते डायरेक्ट सिंपल। क्लियर है, समझ गए छोटू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, IIT मेन का। द जनरल फार्मूला CnH2nO2 कुड बी फॉर ओपेन चेन। किसका जनरल फार्मूला है, जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर ओपेन चेन में हो, फंक्शनल ग्रुप दे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है बताओ, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, डायऑल 2 एल्कोहल, तो एक कार्बन ले लो, 2 एल्कोहल इस पे लगा दो, मिनिमम फार्मूला ही होगा इसका। डायल्डिहाइड 2 अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, डाई कीटोन 2 कीटोन है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर तो मिनिमम आप H लगा सकते हो, यहां पर तो H लगेगा मिनिमम, तो अल्डिहाइड हो जाएगा, इसलिए यहां पे मिनिमम क्या जाएगा CH3 और CH3 डाल दो, अल्काइल ग्रुप की हम बात करें तो। अब मुझे ये बताओ छोटू, पहला अगर हम चेक करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिनिमम फार्मूला ये जाएगा, तो फार्मूला पे सेट करो, अगर 1 रखो, कार्बन रखो तो 1, यहां पर n बराबर 1, तो C1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सेट कर गया, ऑप्शन ए द राइट आंसर। बी को चेक करो, डायऑल, कार्बन को 1 रखो, यहां 1, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4, ये नहीं होगा। डायल्डिहाइड कार्बन 2 है, तो यहां रखो, हाइड्रोजन अगर ये कार्बन संख्या 2 तो यहां 2 2 नहीं 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन तो ये नहीं होगा। डाइकीटोन कार्बन 1 2 3 4, यहां 4 कार्बन रख दो, 4 कार्बन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 तो ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 2 नहीं 8, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 6, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। समझ गए छोटू, क्लियर दैट, कोई दिक्कत। लिख लीजिए इसको बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी में 2004 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को अभी भी ऐड कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से। बीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। सर ने आपको क्या पढ़ाया, सर ने पढ़ाया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये छोटे आपका ऑप्शन ए जो है 1 ब्यूटीन है, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड 1 पे लगा दो तो यहां पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, यहां पे आपका 2 होगा, यहां पे आपका 1 होगा और यहां पे आपका 2 हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 2 8, 4 2 6 1 7 1 8, 4 2 6 2 8, 4 3 7 1 8, ये 1 ब्यूटीन है आपका। इसको देखो 1 ब्यूटाइन, 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो यहां पे हाइड्रोजन 1, यहां पे हाइड्रोजन 1 भी नहीं, यहां पे हाइड्रोजन आपका 2, यहां पे हाइड्रोजन आपका 3। ठीक है, यह स्ट्रक्चर आपका 1 ब्यूटीन का है, यह स्ट्रक्चर आपका 1 ब्यूटाइन का है। नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहां, 2 2 CH3 नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन CH3, कुछ देर पहले हम बात किए थे आपसे, CH3 यहां पर CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका H, आइसो का स्ट्रक्चर है छोटे। ठीक है, आ जाओ अब देखो, ब्यूटीन डबल बॉन्ड, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन सिंगल बॉन्ड, ये भी अल्केन। देखो जब कोई भी ब्रांच नहीं हो तो उसे हम नॉर्मल अल्केन कहते हैं, तो 4 कार्बन नॉर्मल ब्यूटेन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जब सेकेंड कार्बन पे, इधर से चलो, सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो तो उसे आइसो ग्रुप कहा जाता है छोटे। जैसे कि ये देखो 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन, इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो इधर से अगर नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। जब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, इधर से सेकेंड कार्बन, इधर से सेकेंड लास्ट कार्बन है, जब सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो जिसे आइसो ग्रुप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आइसो। आइसो का दिए टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, जहां तक हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कब? जब सेम फैमिली का मेंबर आता है तब। ये तो अल्कीन फैमिली है, ये अल्काइन फैमिली है और ये अल्केन फैमिली है दोनों। उस कंडीशन में मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ज्यादा मजबूत कौन होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां तक हम लोग जानते हैं बाबू, ऑर्डर ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे अधिक अल्काइन, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, उसके बाद अल्केन। अल्केन में भी क्या है? वैसा अल्केन जो स्ट्रेट चेन होगा, उसके बाद आएगा हम लोगों का ब्रांच चेन अल्केन। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन उसे मैंने बताया था कि इवन नंबर ऑफ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ऑड नंबर ऑफ कार्बन से। लेकिन दो जो कंपाउंड होंगे
उसके बीच में कार्बन का डिफरेंस 1 होगा। और मैंने ये भी पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड है, अल्कीन है। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, अल्काइन है। तो यहां पे छोटे ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा हुआ समझ में आ गया, तो ज्यादा टाइटली पैक होता है, मजबूत होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड का हुआ अल्कीन का समझ में आ गया, ये दोनों अल्केन है। तो जिसमें ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों सर? पढ़ाए अभी कुछ देर पहले आपको कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 3 3 6 3 9 1 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आइसोमर कहलाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पिछले लेक्चर में बताया था क्यों कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो आपका सबसे ज्यादा अल्काइन, उसके बाद अल्कीन अल्केन, उसके बाद अल्केन का स्ट्रेट चेन, उसके बाद ब्रांच अल्केन। देयरफॉर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका 1 ब्यूटाइन, उसके बाद 1 ब्यूटीन, पूरा डिटेल से बता दिए। उसके बाद आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ब्रांच नहीं है। और सबसे कम होगा आइसोब्यूटेन का। तो आपका राइट आंसर जाएगा डी। समझ गए छोटू? लिख लो। आइए छोटे एक और क्वेश्चन आईआईटी जेईई 1986 का। Which one of the following has the highest boiling point? तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। अगर दी मॉलिक्यूलर वेट सेम है तब हम देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग, यानी जिसका ब्रांच ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका ब्रांच कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आइसोऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल मींस कोई ब्रांच नहीं, नॉर्मल उससे इसमें कोई ब्रांच नहीं होता, इसे कभी मैंने बताया था आपको। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि इसमें 4 ब्रांच है और 4 मेन चेन में 8 कार्बन है। यानी कि ये और ये और ये तीनों जो है एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा। ब्यूटेन इसमें केवल 4 कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटेन को हटा दो। तो इसमें से किसमें ब्रांच नहीं है? नॉर्मल में। इसका मतलब नॉर्मल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर दैट? ये और ये सब में सेम कार्बन है, ये तीनों का कार्बन क्या है? सेम है। क्लियर दैट? तो तीनों के एक दूसरे का आइसोमर होगा। लेकिन जिसमें ब्रांच नहीं, किसमें ब्रांच नहीं? इसमें। जिसका ब्रांच नहीं है यानी कि जिसमें ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे अधिक। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेवरल टाइप्स ऑफ यूजेज है। कैसे? खाने के रूप में, कपड़ा के रूप में, दवाई के रूप में, स्टेशनरी के रूप में हम लोग डेली यूज करते हैं। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डेली लाइफ एज फूड। खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट, चावल खाते हो आप, प्रोटीन, दाल, दूध, विटामिन, सीधे से। एज क्लॉथ, कपड़ा के रूप में कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इटे से।
एज मेडिसिन पैरासीटामोल एसिलॉक इट एज ड्रग्स नशा हेरोइन मॉर्फिन इट एज स्टेशनरी पेन पेंसिल रबर पेपर्स ऑफ इटीसी। समझ गए? तो चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर छोटे हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको जो भी दिक्कत है मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।